तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, नया कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है। ओके, और उसके हिसाब से आपको नए प्रोविजंस क्या है पर्टिकुलरली फॉर द ऑडिटर्स के लिए, तो आपको बताते हैं न्यू कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिटर्स। ओके, तो नए कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं? तो ये आपको सबसे पहले ऑडिटर्स की प्रोविजंस हम आपको बताते हैं। सेक्शन 139 2। ओके, आप सीधे आपको ऑडिटर्स के प्रोविजन बताते हैं। सबसे पहले प्रोविजन बताते हैं आपको सेक्शन 139(7) एंड 139(6). ओके, तो 139(7) है और 130 फर्स्ट ऑडिटर, ये दोनों प्रोविजन है फर्स्ट ऑडिटर्स के केस में। ये एप्लीकेबल है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी और सीजी प्लस एसजी, यानी जो कंपनी है या तो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जिनको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, उनके लिए क्या प्रोविजन है, एंड अदर्स कंपनीज के लिए क्या प्रोविजन है एज ए फर्स्ट ऑडिटर्स। फर्स्ट ऑडिटर्स का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। ओके, तो इसमें क्या है 139(7) में एंड 139(6) में नए एक्ट के अंदर, ये गवर्नमेंट कंपनी पर, ये अदर कंपनी अदर देन गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑडिटर आपको अपॉइंट करना है। इसके केस में क्या है, विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसको अपॉइंट करना है, कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। हमें क्या सीखना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और अगर नहीं करता है तो क्या होगा। तो सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑडिटर्स अपॉइंट करेगा। ठीक है, यदि 60 डेज में इफ नॉट अगर नहीं, यदि सीएजी ने 60 दिन के अंदर नहीं किया तो विद इन 30 डेज कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। ये जो अपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इसमें ये वाला प्रोविजंस नहीं है, सीएजी का कोई रोल नहीं है। तो यहां बीओडी का जो 30 डेज है, ये आफ्टर 60 डेज। ओके, लेकिन यहां पे भी क्या है, बोर्ड को करना है विद इन 30 डेज। लेकिन ये जो 30 डेज स्टार्ट होंगे आफ्टर दिस 60 डेज, लेकिन ये विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, समझ में आया। गवर्नमेंट कंपनी के केस में 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज सीएजी। यदि 60 डेज में सीएजी नहीं अपॉइंट करता है तो उस डेट के एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, ठीक है। अदर देन कंपनी में इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर करेगा। इफ फेल्स टू अपॉइंट, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या अदर कंपनी हो, इफ फेल्स टू अपॉइंट, फेल्स टू अपॉइंट, ठीक है। दोनों ही केस में फेल्स टू अपॉइंट होता है, तब क्या होगा? If fails to appoint within 30 days, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या अदर देन गवर्नमेंट, तो बीओडी विल इंटीमेट to the company, to the government company or to the other company। 30 दिन के अंदर नहीं होता, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का केस हो अदर कंपनी का केस हो, दोनों ही केस में 30 दिन के अंदर नहीं होता तो कंपनी को इंटीमेट करेगा। लेकिन कितना टाइम, इस केस में भी कितना टाइम, ये अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड येट। ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया अभी तक कब इंटीमेट करेगा। लेकिन उससे आगे बात हुई है जिस दिन इंटीमेशन रिसीव्ड है, इंटीमेशन रिसीव होने के बाद में ओके, इंटीमेशन रिसीव होने के बाद में जिस दिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, अदर कंपनी के केस में 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। दोनों ही केस के अंदर जनरल मीटिंग ईजीएम ओके। ये समझ में आया? ये ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में और प्राइवेट अदर कंपनी केस में फर्स्ट ऑडिटर दोनों ही केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी केस में यदि 60 दिन के अंदर सीएजी कर देता है तो ठीक, नहीं तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि नहीं कर पाता है तो वो इंटीमेट करेगा आप कंपनी को। कब करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा, वो अभी एक्ट में, एक्ट इज साइलेंट ऑन दिस इश्यू। लेकिन उसके बाद की बात बताई हुई है, जिस दिन इंटीमेशन रिसीव होगी उस इंटीमेशन से 60 दिन के अंदर ईजीएम बुला के अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी को, ऑडिटर्स को,
और इन द केस ऑफ द अदर कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 90 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये आपको हमने पॉइंट बताए अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर एज पर न्यू एक्ट। ओके, सेक्शन 139(6) और 139(7). ओके, इनकम टैक्स में भी 139 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी अब 139 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा क्या? 139(6), 139(7), फर्स्ट ऑडिटर, अदर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब आ जाइए सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। अब आ जाइए सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और इन द केस ऑफ अदर कंपनी, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का? अदर कंपनीज में फर्स्ट एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। फर्स्ट एजीएम में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपॉइंट होगा। उसके बाद में एवरी 6 ईयर, एवरी 6th एजीएम में अगेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। हालांकि कंपनी चाहे तो एवरी ईयर रेटिफाई कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो कर सकती है। फर्स्ट एजीएम में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, उसके बाद एवरी 6th एजीएम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब बेटी ये जो ऑडिटर है अदर केस में 2 चीजें हो सकती हैं, इंडिविजुअल हो सकता है और फर्म हो सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल हो सकता है और फर्म हो सकती है। इंडिविजुअल के केस में केवल 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के बाद में चेंज होना है। 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के बाद में रोटेट होना है। फर्म के केस में 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स रोटेट होना है। ओके, हालांकि उसमें पार्टनर साइनिंग वाले बदल सकते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ऑडिटर्स के केस में, फर्म के केस में 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब जो एग्जिस्टिंग है, इस समय जो ऑडिटर्स हैं एग्जिस्टिंग है, उनको विद इन 3 ईयर्स आपको न्यू एक्ट का कंप्लायंस करना है। ओके, विद इन 3 ईयर्स इस न्यू एक्ट का कंप्लायंस करना है। फर्स्ट एजीएम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, एवरी 6th एजीएम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, एवरी ईयर रेटिफाई करना है। समझ में आया? यानी अब ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, जो कि पहले हर साल के लिए अपॉइंट होता था, और रोटेशन का भी कंसेप्ट आ चुका है। ओके, जब भी इस तरह का कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, अपॉइंट होने के बाद में इस ऑडिटर को कॉन्सेंट देनी है, और कॉन्सेंट के साथ साथ सर्टिफिकेट देना है अंडर सेक्शन 224(1) भी, कि मेरे पे
20 कंपनियों से ज्यादा का ऑडिट नहीं है, ये सर्टिफिकेट देना है। अभी तक आरओसी में हर चीज 30 दिन थे, यहाँ केवल 15 डेज रह गए। विद इन 15 डेज आपको फाइल करना है, विद इन 15 डेज आपको फाइल करना है आरओसी के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, तो 5 साल का रोटेशन है। इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए 10 साल दिए हैं, यानी 5 साल की 2 टर्म्स। ठीक है, लेकिन ये जो 5 साल और 10 साल है, ये सभी केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। रोटेशन वाला ओनली लिस्टेड कंपनीज के लिए है। बाकी ये कॉन्सेंट, राइटिंग, 5 इयर्स, ये सभी कंपनियों के लिए है। लेकिन रोटेशन के जो नियम है, दैट इज ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 139(2) के अंदर ये प्रोविजंस है नए वाले एक्ट में। रोटेशन किसके अंदर है? 139(2) के अंदर। ठीक है, अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के प्रोविजन है 139(5) के अंदर, सब्सिक्वेंट के लिए 139(5) के अंदर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट। सब्सिक्वेंट ऑडिटर सीएजी को फाइल करना है 139, 180। सीएजी को अपॉइंट करना है 180 डेज के अंदर। ओके, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी को फाइल करना है 180 डेज के अंदर। क्लियर? ओके, तो ये हमने समझा नई एक्ट के हिसाब से सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब हम समझेंगे कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के अंदर क्या है? गवर्नमेंट एंड अदर्स। कैजुअल वैकेंसी हमको समझनी, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर कंपनी। ओके, तो ये जो कैजुअल वैकेंसी है, ये 2 तरह से हो सकती है, रेजिग्नेशन या अदर। यहां भी क्या है? अदर रीजंस की वजह से वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड अदर। यहां भी 2 तरह से हो सकती है, रेजिग्नेशन एंड अदर। ओके, तो ये कैजुअल वैकेंसी है सेक्शन 139(8) के अंदर। 139(8) कैजुअल वैकेंसी। ओके, जबकि 139(2) के अंदर हमने आपको रोटेशन बताया था। 139(2) के अंदर क्या है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। हाँ जी, समझ में आया? 2 तरीके हैं, रेजिग्नेशन एंड अदर। रेजिग्नेशन के अंदर विद इन 3 months
तो इसमें रेजिग्नेशन के केस में विद इन 3 months जनरल मीटिंग के द्वारा शेयर होल्डर्स को फिल करनी है। अदर के केस में विद इन 30 days बीओडी को करनी है। यहां पर अदर रीजन्स में विद इन 30 days सीएजी को करनी है विद इन 30 days और रेजिग्नेशन के केस में 30 days में बीओडी को करनी है और यहां विद इन 30 days सीएजी फेल्स तब भी बीओडी को 30 days में करनी है। ओके, एक जो चेंज आया है कि जो विद इन 3 months जो जीएम को करनी है डेट विल आल्सो बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी। हाँ जी, तो कैजुअल वैकेंसी आपको समझ में आया। कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट के केस में भी हो सकती, अदर के केस में। अदर के केस में यदि रेजिग्नेशन से है तो बोर्ड की रिकमेंडेशन से जनरल मीटिंग, चाहे वो ईजीएम हो या एजीएम हो, ओके, जनरली ईजीएम ही होगी, 3 months के अंदर फिल करनी है। और यदि वो वैकेंसी इज अदर देन रेजिग्नेशन, किसी और रीजन से है, बाय दैट या किसी भी और कैजुअल रीजन से, तो विद इन 30 days बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेगा। कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट के केस में ये 139(8) का सबसेक्शन है, सेकंड है गवर्नमेंट में, उसमें अदर रीजन्स रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है, 30 दिन के अंदर सीएजी करेगा और सीएजी अगर नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। और रेजिग्नेशन है तो 30 days में बीओडी करेगा। ओके, तो ये हमने समझे कुछ पॉइंट्स। अब हम आते हैं एक और सेक्शन पे, रोटेशन के बारे में 139(3). ये हम 139(8) लिख चुके हैं। तो सेक्शन 139(3) क्या कहता है? वन 139 के 3 कहता है कि जो रोटेशन होगा, मेंबर में रोटेट पूरी तरह इस प्रोविजन को फुल ड्राफ्ट आने के बाद ही मैं समझा पाऊंगा। मेंबर में रोटेट एंड सेकंड वो कहते हैं कि 1 or more ऑडिटर्स may be appointed, यानी जॉइंट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में ये सेक्शन है, सेक्शन 139(3). ओके, अब एक सेक्शन और है, तो ये हो गया अबाउट रोटेशन ओनली। नेक्स्ट एक सेक्शन है 139(11). ये 139(11) है क्या? That is
लिस्टेड कंपनी के केसेस में, लिस्टेड कंपनी के केस में लिस्टेड कंपनी ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी केस में एक ऑडिट कमेटी का है। ये सेक्शन 177 के अंदर, आप कहेंगे सर ये 139(11) के साथ साथ 177 कैसे आ गया? तो ये जो 139(11) में 177 से का यूज किया गया, ये बेसिकली जो अभी तक सेक्शन कहते थे, अभी तक इनको आर्टिकल कहते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल कहें या सेक्शन कहें, तो आप सबसे पहले इसको 177 सेक्शन कह लीजिए, आर्टिकल कह दीजिए लिस्टेड कंपनी में, ठीक है? ये 177 क्या कहता है कि 3 इंडिपेंडेंट directors who has the ability to, तो बेटे 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट भी हों, सेकंड able to read फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी एक 177 आर्टिकल के अंदर फॉर्म होगी, और ये जो कमेटी होगी, दिस ऑडिट कमेटी विल रिकमेंड ऑडिटर्स appointment, remuneration, recommend, discuss, suggest, remunerations। ये जो ऑडिट कमेटी होगी, ऑडिट के रिमुनरेशन, उसकी वर्किंग, इन सब के साथ में, ठीक है, सजेशन देगी। अभी भी क्या है, पुराने एक्ट से कुछ ऑडिट कमेटी बनी हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग कमेटी होंगी, एग्जिस्टिंग कमेटी है, दैट इज टू बी reconstituted within 1 year। 1 साल के अंदर इन एग्जिस्टिंग कमेटीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट होगा वो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस, उनके द्वारा सजेस्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। तो ऑडिट कमेटी का रोल ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट में भी बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये आपका जो सेक्शन है 139(11), तो ये कहता है कि रिकमेंडेशन और वेटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिट कमेटी की वेटिंग, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन, ऑडिट कमेटी द्वारा डिस्कशन कंपलसरी कर दिया गया है, डेट इज नेसेसरी। ओके, अब एक जो रीजन फॉर रेजिग्नेशन भी जरूरी कर दिया गया, रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन। जब भी ऑडिटर्स रेजिग्नेशन देगा तो उसको रीजन्स देने हैं। यदि वो गवर्नमेंट की कंपनी है तो सीएजी को, अगर वो
अदर कंपनी है तो आरओसी। ओके, ठीक है। यदि ये रीजन्स नहीं देते हैं तो ये सेक्शन है 142 रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन। अगर रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन हम नहीं देते हैं तो क्या होगा, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन, 1000 से लाख। ओके, 50,000 से 50 लाख तक का फाइन ऑडिटर पे लग सकता है। तो आपको रीजन्स जब भी रेजिग्नेशन देंगे तो रेजिग्नेशन देने के साथ साथ आरओसी को तुरंत इन्फॉर्म करिए, रीजन्स दीजिए, अदरवाइज 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लिए फाइन के लिए तैयार हो जाओ। सर ये तो बड़ा बुरा हुआ, ऑडिट फीस भी गई, क्लाइंट से संबंध भी खराब हुए और फाइन भी। हाँ बेटे, यदि आप रेजिग्नेशन देते हो तो उसके रीजन जरूर बताइए। ओके, तो आज की डेट में यदि हमने कंपनी ली हुई है तो रेजिग्नेशन देना भी आसान नहीं। ओके, अब इसी के साथ साथ सेक्शन 144 कहता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन यदि कोई ऑडिटर देता है, रिप्रेजेंटेशन बाय ऑडिटर ऑन रेजिग्नेशन टू बी फाइल्ड विद आरओसी बाय कंपनी। तो जैसे ही उसका ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो उस रेजिग्नेशन के क्या रीजन्स हैं ये कंपनी को आरओसी में फाइल करना है। ओके, अब आ जाइए बहुत ही डेंजर। सर डेंजर तो लाल में होता है, हाँ तो रेड में मैं बता रहा हूं, ये जो सेक्शन 145 है ये ऑडिटर्स के लिए बहुत खतरनाक सेक्शन। ट्रिब्यूनल आ गई यहां। ये जो ट्रिब्यूनल है बड़ी खतरनाक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, अभी तक सोचा था ट्रिब्यूनल से फायदा होगा, ट्रिब्यूनल में होगा तो हम लोग ऑडिट वकीलों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहां तो खुद के लिए वकील अपॉइंट करना पड़ सकता है। ट्रिब्यूनल क्या कहते, 145 क्या कहता है कि ट्रिब्यूनल ऑन इट्स ओन यानी इटसेल्फ या एप्लीकेशन बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और एप्लीकेशन बाय अदर्स, इन तीनों ही केसों में इटसेल्फ, एप्लीकेशन बाय सीजी एंड अदर के केस में, ठीक है, खुद या एप्लीकेशन बाय सीजी या अदर 15 दिन के अंदर ऑडिटर्स चेंज कर सकती है। ऑडिटर्स, अपॉइंटेड ऑडिटर्स को ट्रिब्यूनल चेंज कर सकती है यदि ट्रिब्यूनल इटसेल्फ या एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर के द्वारा कोई एप्लीकेशन दी जाती है। ओके, और अगर ऐसी किसी एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल ने किसी ऑडिटर को हटा दिया, ऑडिटर रिमूव्ड यानी चेंज्ड, तो वो ऑडिटर किसी भी कंपनी में 5 इयर्स तक ऑडिटर नहीं बन पाएगा। इसी कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी में ऑडिटर 5 साल तक नहीं बन पाएगा। पेनल, प्रोविजन और मॉनेटरी फाइन
ये अलग से देने होंगे। ओके, तो आपका यदि कोई ऑडिटर्स को 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल इटसेल्फ एप्लीकेशन वाइज सीजी और अदर कोई भी आप पे चार्ज लगाती है, उस केस के अंदर क्या होगा? ऑडिटर को हटाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अदरवाइज यदि इस तरह का 15 दिन के अंदर ऑडिटर हटेगा तो सही, उसके अलावा किसी भी कंपनी का नेक्स्ट 5 इयर्स तक ऑडिट नहीं कर पाएगा, पेनल्टी अलग देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद मॉनेटरी फाइन भी होंगे। तो ये जो 145 है दैट इज पेनल प्रोविजंस है। ओके, तो बड़े ध्यान से काम करना है, सोच समझ के काम करना है। ऑडिट अब इतना आसान नहीं हो गया। आपकी नेग्लिजेंस आपको आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर सकती है। आपको अप टू डेट रहना है, क्लाइंट के आगे झुकना नहीं है। आपकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आपको फूक फूक के कदम रखना है। आपको आसानी से ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, disqualification under section 141(3). Disqualification under section 143. Okay, यदि ऑडिटर उसका कोई एसोसिएट, पार्टनर, इसका कोई भी इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज इंटरेस्ट या सिक्योरिटीज ऑडिटी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, किसी के अंदर भी यदि किसी भी पार्टनर का शेयर है, चाहे 10 रुपए का ही शेयर है, ठीक है, 1000 रुपए वाली बात नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी सिक्योरिटी है, ही कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। यदि कोई भी उसका पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर उस कंपनी या कंपनी की होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी या कोई कंपनी की सब्सिडरी में इंटरेस्ट रखता है या उसकी सिक्योरिटी रखता है, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर। और अगर उसका कोई रिलेटिव कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, सब्सिडरी में, ठीक है, 1000 रुपीज से ज्यादा का इंटरेस्ट और सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, तो रिलेटिव कौन हो गया? हस्बैंड, वाइफ, HUF और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब। तब भी यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ओके, अब उस कंपनी में कोई इंडेटेडनेस है, इंडेटेडनेस या सिक्योरिटी है by any relative in company, holding company, associate company and relative, तब भी डिस्क्वालिफाइड हो।
यहां पर अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया आपने, अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड। अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं किया, अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड। ओके सर, फिर हम ऑडिट कर कैसे पाएंगे? ऑडिटर्स को सब तरह से बांध दिया। हाँ बेटी, ये सिचुएशन इसी तरह की है, लेकिन सीएच की ऑडिटर्स की कोई सुनने वाला है नहीं। ऑडिटर्स को अब एज ए बहुत ही सावधानी से ऑडिट करने से पहले आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा, तभी आप ऑडिटर बन जाएंगे। यदि आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप, ओके, कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडरी से, एसोसिएट कंपनी से, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, ऑडिटर, पार्टनर, इन सब की कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, या रिलेटिव्स की, in that case also you are disqualified to become a chartered accountant। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई भी पर्सन माने ऑडिटर और उसका कोई भी एसोसिएट या रिलेटिव नहीं है एंड पार्टनर किसी भी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, इनमें कोई सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तब भी आप डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर हैं। सर ये सर्विसेज क्या होती हैं? अरे भाई सर्विसेज वही होती हैं, वही सर्विसेज कंसल्टेंसी अकाउंट्स रिलेटेड। कौन कौन सी सर्विसेज स्पेसिफाई की गई हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। अकाउंट्स की सर्विस, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, accounts, bookkeeping, internal audit, management oblique financial, information services and related activities। नेक्स्ट एक्चुअरियल, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज,
आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सर्विसेज, management services, any other services related associated with above। तो इन सब केसेज में you are Good afternoon friends, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स आ चुके हैं 1 अप्रैल 2014 से, और अब लगभग पूरा ही कंपनी एक्ट, कुछ प्रोविजंस को के बारे में भी कंफ्यूजन है, अदरवाइज पूरा कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है। न्यू कंपनी एक्ट 2013, 60 साल पुराना कंपनी एक्ट 1956 स्क्रैप हो चुका है। ठीक है, तो नया कंपनी एक्ट 2013 आ चुका है और रूल्स आ चुके हैं 2014। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 141 relating to the auditor। relating to the auditor जब हम ये बताएंगे तो आपको याद आएगा, इसमें आपको अपनी वाइफ, फादर, मदर, दादा दादी, नाना नानी, बेटे, पोते, पोती, बहन, दामाद, बेटी, सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी एक्ट है इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं ऑडिटर्स की। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑडिटर नहीं हो सकते, तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि भाई ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही आपको नानी का दूध याद आ जाएगा, उसी तरह की पोजीशन है इस नए कंपनी एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन ऑडिटर हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 141 कहता है ऑडिट होने के लिए या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि विद इन द मीनिंग ऑफ द सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर जो सीए हो, हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या तो सीए बन सकता है ऑडिटर, या सीए की फर्म बन सकती है। पहले उसके अंदर था कि ऑल पर्सन शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब थोड़ा इसमें चेंज है। न्यू एक्ट कहता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैविंग COP इन इंडिया, ऐसी फर्म हो सकती है। उसके अलावा जो नया चेंज एक आया है वो है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि रजिस्टर्ड तो होती है कंपनी की तरह से। ठीक है, लेकिन उसका स्टेटस होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लिमिटेड पार्टनरशिप अपॉइंट हो सकती है ऑडिटर
लेकिन ओनली इसके अंदर जो सीए पार्टनर्स होंगे, ओनली जो सीए पार्टनर्स होंगे, दे आर ऑथोराइज फॉर ऑडिटिंग एंड साइनिंग। हाँ जी, सीए हो सकती है, इंडिविजुअल सीए फर्म हो सकती है जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैविंग प्रैक्टिस इन इंडिया। एलएलपी हो सकती है, लेकिन एलएलपी के केस में ओनली सीए कैन एक्ट एज एन ऑडिटर और कैन साइन एज एन ऑडिटर। अदर देन सीए nobody can practice or sign. ओके, अब हम समझते हैं कि कौन कौन नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने समझा सीए। इसके लिए सीए एक्ट के हिसाब से जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो प्रैक्टिस कर सकते होंगे इंडिया में, यानी जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिनके पास होगा, ओनली दे कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ओके, या फिर फर्म जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं वो बन सकते हैं, या फिर एलएलपी हो सकती है, लेकिन एलएलपी के अंदर केवल जो सीए होंगे they can act as an auditor and sign the balance sheet। हाँ जी, ये बात समझ में आई। ओके, तो ये तो हमको समझ में आ गई कि सीए हो सकता है, एलएलपी हो सकता है और फर्म हो सकती है। ठीक है, सीएफएल लाइट होती है, उससे आप एब्रिविएशन लगा सकते हैं सीएफएल। ठीक है, तो सीए कौन हो सकता है, ये हमने बताया सेक्शन 140 के अंदर। सीएफएल, सीए, फर्म, एलएलपी। अब हम समझते हैं कौन कौन नहीं हो सकता। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, यानी कंपनी नहीं हो सकती, बॉडी कॉर्पोरेट। सर एलएलपी भी तो एक है, कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होती है और कई जगह एलएलपी को भी तो बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। तो इसको और क्लियर करने के लिए आप लिख लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। एलएलपी के अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी कैन बिकम auditor। Okay, second, officers and employees officers and employees जिस कंपनी के का ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी का ऑफिसर्स या एम्प्लॉय सीए नहीं हो सकता। उसके अलावा इस एम्प्लॉय का, यानी एम्प्लॉय ऑब्लिक पार्टनर ऑफ, यानी एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द ऑफिसर्स और एम्प्लॉय कैन नॉट बी ए ऑडिटर, यानी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। उस कंपनी का जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी का ऑफिसर्स और एम्प्लॉय नहीं हो सकता। समझ में आया? यदि मान लो मिस्टर दोषी इज वर्किंग विद द टाटा स्टील लिमिटेड, यदि टाटा स्टील में वो काम करता है तो टाटा स्टील का ऑडिटर नहीं हो सकता। ठीक है,
और मान लो मिस्टर राम इज वर्किंग विद द टाटा स्टील और राम और दोषी इज द पार्टनर, in that case also Mr. Doshi cannot be an auditor. या मिस्टर राम टाटा में काम करता है और मिस्टर दोषी इज द एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर राम, तो उस केस में मिस्टर दोषी कैन नॉट बी एन ऑडिटर। समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ऑफिसर्स नहीं हो सकते, और एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं हो सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपने दादा दादी, वाइफ, नाना नानी, बेटा बेटी और इन सब में स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन भी शामिल हैं। इनके अलावा स्पाउस, फादर, फादर्स फादर, फादर्स मदर, मदर्स मदर, मदर फादर, यानी वाइफ, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, बेटा पोता पोती, ठीक है। उसके अलावा बहन बेटी, दामाद, बहनोई, ये सब लोग याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तीसरा पॉइंट दिखाने जा रहा हूं, रिलेटिंग टू रिलेटिव्स। ओके, और यदि कंबाइंड HUF है तो इवन कजिन्स वगैरह भी उसमें शामिल हो जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। तो अब क्या कहता है, कोई भी एनी पर्सन या उसके रिलेटिव या कोई पार्टनर नहीं चला इसी, यदि किसी एंटिटी की सिक्योरिटी होल्ड करता है या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है उसका, ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑडिटर्स के। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑडिटर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑडिटर्स इन द न्यू एक्ट। कुछ तो हमने आपको ऑलरेडी बताए थे, कुछ और बताते हैं। कि यदि कोई भी फ्रॉड या होता है तो ऑडिटर्स को रिफंड करनी होगी फीस को, रिफंड द ऑडिट फीस। रिफंड डैमेजेस देने होंगे, फाइन एंड पेनल्टीज हैं 25,000 to 5 lakhs। ओके, और अगर इंटेंशन टू डिसीव, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से कुछ रिपोर्ट की गई है या कुछ चीजों को छुपाया गया है, तो 1 लाख की 1 ईयर्स की जेल और 1 लाख फाइन।
फ्रॉडुलेंट कंपनीज की एक्टिविटी में, फ्रॉडुलेंट कंपनीज की एक्टिविटी में यदि ये प्रूव हो जाता है कि कॉलिजन, फ्रॉड किया गया कॉलिजन विद ऑडिटर, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यदि कॉलिजन विद ऑडिटर है तो 6 मंथ से लेके 6 मंथ टू 10 years जेल है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ओके, और यहां पर जो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का फाइन, 6 मंथ से 10 years की जेल है, और अगर मैटर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का है तो मिनिमम जेल 3 years की, 3 years की में और इन दिस केस यदि कॉलिजन है तो जितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है उससे 3 गुने तक का जुर्माना चार्टर्ड अकाउंटेंट पे लगाया जा सकता है। ओके, उसके अलावा जो क्लास एक्शन सूट्स हैं, क्लास एक्शन सूट्स क्लास एक्शन सूट्स में तो डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर के साथ साथ ऑडिटर्स पर भी एक्शन प्रोवाइड किया गया इस एक्ट के अंदर कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या एक पर्टिकुलर क्लास एक्शन सूट्स हैं उसमें भी ऑडिटर्स लायबल हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट regarding effectiveness of internal control और efficiency, इसकी भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स पे है। तो कुल मिला के पूरा ऑडिट बदल गया है, पूरा ऑडिट, पूरा कंसेप्ट ऑफ द ऑडिट हैज बीन चेंज्ड, इट हैज बीन मॉडिफाइड। अब जो वॉचडॉग या मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल वो वाला सारा कंसेप्ट कंपनी लॉ ने ऑडिटर्स पर शिफ्ट कर दिया है। उसके अलावा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनीज स्पेसिफाई कर दी हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज
टेलीकॉम कंपनीज, okay, and oil exploration companies. इनके लिए अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दी गई है। नेशनल एफआरए बनाया गया जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सुपरवाइज करेगा, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी मैंडेटरी कर दिए गए हैं। मैंडेटरी कर दिए गए हैं। ओके, उसके अलावा डेप्रिसिएशन के केस में ओके, रिपोर्टिंग में एक बहुत ही बड़ा चेंज अकाउंटिंग में किया गया है, दैट इज डेप्रिसिएशन। जो यूजफुल लाइफ of the assets, fixed assets and residual value जो स्पेसिफाई और फिक्स थी वो अब फिक्स नहीं है, और ऑडिटर्स को उसके बारे में रिपोर्ट और जजमेंट भी अपने रिपोर्ट में देना है। इसके अलावा अभी तक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनी के केस में मैंडेटरी नहीं थे। Now these are mandatory. और उन मैंडेटरी के अलावा सीएफएस का एक फॉर्मेट भी प्रेस्क्राइब किया गया है, रिवाइज शेड्यूल 6 की तरह। और इस रिवाइज फॉर्मेट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया है। इस रिवाइज फॉर्मेट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब किया गया, तो ये भी ऑडिटर्स को देना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें तुरंत की गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया डेप्रिसिएशन वाला केस, डेप्रिसिएशन के अंदर आपको इसके लिए कोई नो ट्रांजिशन पीरियड, इमीडिएटली तैयारी करनी होगी और रिजर्व में से
एडजस्टमेंट करना होगा। एक और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के क्वालिफिकेशंस, एडवर्स कमेंट्स, की प्रॉपर रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ओके, साथ ही कंपनी के केस में जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन है, डेट इज प्रेस्क्राइब 20% ऑफ शेयर कैपिटल। That is different from our accounting standards. Okay, thank you very much. Qualified to act as a chartered accountant। ऐसा नहीं कि आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी वाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म चला रही है, आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कर रही है। इन दैट केस आल्सो you are not eligible for becoming an auditor। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है कि आपको किसी फ्रॉड के चक्कर में आपको कोई भी जेल हुई हो और यदि जेल सेंटेंस काटने के बाद 10 years टाइम हैज नॉट लेफ्ट 10 years 10 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड हैं। कोई भी जेल से जिस दिन छूटेंगे उसके 10 साल तक यू कैन नॉट बी फ्रॉड जेल्स 10 years नॉट लेफ्ट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट उसके में ऑडिटर्स ऑफ 20 कंपनीज। यदि आप ऑलरेडी 20 कंपनीज के ऑडिटर्स हैं, यू कैन नॉट एक्सेप्ट audit। Okay, next, if you are in part time, you are in or whole employment। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो यू कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर। तो ये ठीक है, तो ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन है ऑडिटर्स की। अब नेक्स्ट आ जाइए 142(1।
ठीक है, अभी तक ये 140(1)(3) आपने पढ़ा, 140(1)(3। अब नेक्स्ट 142 सबसेक्शन 1। वन 142 सबसेक्शन या सब क्लॉज कुछ भी कह लीजिए, 142(1). ये 142(1) जो रिम्यूनरेशन के बारे में, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, that will be decided by general meeting except फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को छोड़कर हर केस में जो भी रेम्यूनरेशन है, डेट विल बी डिसाइडेड बाय जनरल मीटिंग। पहले क्या होता था जनरल मीटिंग में भी, क्या है, डिसाइडेड बाय बोर्ड, यहाँ जनरल मीटिंग को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका होगा 142(1) रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट हम आते हैं 143(1). ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। 143(1) ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी has the right and have to inspect all records of subsidiary company during consolidation। कंसोलिडेशन के टाइम पर ऑडिटर्स को सब्सिडियरी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स, उन सबको भी चेक करना है। ओके, नेक्स्ट आप आते हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो बताते हैं ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर्स। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर 143 सबसेक्शन 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, ये ऑडिटर्स की ड्यूटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लाई करे। 143(12) के अंदर जो भी फ्रॉड उसकी नॉलेज में आए तो फ्रॉड आरओसी को कम्युनिकेट करे। 143(12) के अंदर आरओसी को कम्युनिकेट करे। अगर वो नहीं करता है 143(15) के अंदर तो 1 to 5 lakhs का फाइन है। 143(15) के अंदर ओके, और 146 के अंदर ऑडिटर्स हैज टू अटेंड, अब कंपलसरी कर दिया है, हैज टू अटेंड एजीएम अनलेस
exemption unless exempted by company। ऑडिटर को एजीएम अटेंड करना जरूरी है, केवल तब वो बच सकता है जब उसको, तो आपको बताया मैंने 133(9), 143(12), 143(15) एंड 146। ओके, तो ये ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर्स हैं, ड्यूटीज ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, कि एजीएम अब उसको अटेंड करना जरूरी है, फ्रॉड को आरओसी को बताना जरूरी है, नहीं तो उसको फाइन लग सकता है 1 to 5 लाख का। अब आपको पता है एलएलपी आ गई है, तो 141 सेक्शन जो है वो कहता है एलएलपी कैन आल्सो बी ऑडिटर, लेकिन साइन और ऑडिट जैसे काम ओनली सीए कैन डू। ये जो काम है ये केवल सीए कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, उसी चीज में जो 144 को दोबारा दोहराया गया है, 144 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, ऑडिटर कांट डू जो चीजें बताई गई थी ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशन में कि उसका पार्टनर, उसका एसोसिएट, उसका रिलेटिव ये काम नहीं कर सकता, वही काम दोबारा से दोहराए गए हैं। ठीक है ना, वो काम दोबारा से दोहराए गए हैं। क्या क्या नहीं कर सकता, उनकी अकाउंटिंग के काम नहीं कर सकता, यानी बुक राइटिंग नहीं कर सकता, दूसरे इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, तीसरा एमआईएस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डिस्क्वालिफिकेशन के वाले पॉइंट थे वही पॉइंट दोहराए गए हैं। एक्चुअलियल का काम नहीं कर सकता। ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बैंकिंग सर्विसेज नहीं कर सकता। आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकता। ओके, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं कर सकता, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं कर सकता, any other services related to and which can be categorized in these type of the services। इन तरह के कोई भी काम एक एन ऑडिटर कान डू। ओके, तो ये मैंने थोड़े थोड़े प्रोविजन बताए आपको नई कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। इसको करने के बाद में आपको पता लगेगा ऑडिट कितना डिफिकल्ट हो चुका है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि अदरवाइज आपका सारी सीए करने की मेहनत बर्बाद हो सकती है। 5 साल तक आप कहीं ऑडिटर नहीं हो सकते, आप पे लाखों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। ओके, और ट्रिब्यूनल कभी भी आपको अपॉइंटेड ऑडिटर किसी की भी एप्लीकेशन पे हटा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। जिस तरह पहले सॉर्बन्स एंड ऑब्लिगेट के बाद में यूएसए के अंदर ऑडिटर्स पर रूल्स रेगुलेशंस बनने शुरू हुए, इसी तरह ये 7 के बाद से गवर्नमेंट काफी सख्त है ऑडिटर्स के खिलाफ। आपको इन सब
नए कंपनी एक्ट के ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से ऑडिट एक्सेप्ट करना है। कंपनी मीन्स कि आपको पूरा सिस्टमैटिक काम करना है, कंपनी का ऑडिट को हल्के में नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच।